सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सभी नशा करते हैं। सवाल ये है कि हम सभी नशा ही क्यों करते हैं। हम सभी किसी न किसी चीज के एडिक्ट क्यों हैं। यह जरूरी नहीं कि नशा करने वाले ही एडिक्ट हो। एक साधारण व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता वो भी एडिक्ट हो सकता है। एडिक्शन तब होता है जब हम किसी भी चीज को उसकी लिमिट से ज्यादा यूज करने लग जाते हैं और वो हमारी एक आदत सी बन जाती है जिसे चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते और एट द एंड ऑफ द डे हम उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये वो मोमेंट होती है जहाँ पर हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि वो चीज हमें कंट्रोल कर रही होती है। पता नहीं इन लोग कॉलेज के बच्चे लोग को मालूम पड़ना चाहिए बिल्कुल। अरे ड्रग्स एकदम बेकार चीज है। एक टाइम मैं एकदम सॉलिड नशा वशा करके आया, रूम में जाके सो गया मैं। तो दिन का टाइम था, 7-8 बजे। तो मैं उठा तो भूख लगी थी, तो उठा तो मैं एक नौकर को बोला, यार थोड़ा, बहुत पुराना नौकर था, बोला थोड़ा खाना दे दीजिए। तो वो रोने लगा, बोले कि 2 दिन के बाद तू खाना मांगा। 2 दिन काम है तो कल रात को सोया। बोला नहीं, तू 2 दिन पहले सोया था, मेरे को होश ही नहीं था। उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं छोड़ दूंगा। ये ड्रग्स वग्स कुछ नहीं, जिंदगी का नशा बेस्ट। कोई शक नहीं बाबा। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे देश में 10 करोड़ लोग नारकोटिक सब्सटेंस यानी कि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। और आप हैरान होंगे कि 70% जो ड्रग्स है वो हमारे देश में इंटरनेशनल सी रूट से आते हैं और 20% रोडवेज के द्वारा और 10% एयरवेज के द्वारा स्मगल किए जाते हैं। इंडिया में NDPS एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन किसी नारकोटिक्स ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की प्रोडक्शन करता है या उसकी सेल, स्टोर या कंजप्शन करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे पनिश किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी बेल करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कोर्ट में बेल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब कोविड-19 में सभी रूट्स बंद हो गए थे तो ड्रग स्मगलर ने पोस्टल सर्विस और कुरियर के द्वारा ड्रग सप्लाई को जारी रखा था। और अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में आखिरकार ये ड्रग्स आते कहां से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सप्लाई गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से होती है। गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ये कंट्रीज आती है और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, चाइना और थाईलैंड जैसी कंट्रीज आती है। और हमारा प्यारा हिंदुस्तान इन सभी देशों के मध्य में पड़ता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ये कंट्रीज उठा रही है। इन कंट्रीज को पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन भारत देश की है। ये कंट्रीज कभी नहीं चाहती कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बने, इसीलिए ये भारत के यूथ को नशे जैसी छोटी चीजों का आदी बनाना चाहती है। और इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा जो ड्रग सीज्ड हुआ है वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से हुआ है, जिसमें कंटेनर्स में 3000 किलोग्राम ड्रग्स पाया गया, जिसका प्राइस ग्लोबल मार्केट में 21,000 करोड़ के लगभग है। और ऑफिशियल्स ने इस ड्रग को लेकर कहा था कि ये अफगानिस्तान से आया है। यहाँ पर 2 तरीकों से हमारे देश को डैमेज किया जा रहा है। पहला तो ये है कि हमारे देश की यूथ को मेंटली वीक किया जा रहा है। हमारी यूथ को ये इलीगल सब्सटेंस कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइड महसूस करवाते हैं और धीरे धीरे हम सभी थोड़ी सी खुशी के लिए इन चीज़ों पर कब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं इसका हमें पता भी नहीं लगता। और दूसरी कंट्रीज यही चाहती है कि इंडिया का यूथ इन चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाए और कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाए। दूसरा तरीका जिससे भारत को डैमेज किया जा रहा है वो है हमारी इकोनॉमी को वीक करके और खुद की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अफगानिस्तान ओपियम कल्टीवेशन में नंबर 1 पर है? और मैं ये भी बता दूं कि ओपियम पर केजी के अकॉर्डिंग करोड़ों में बिकता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलोग्राम ड्रग सीज्ड किया गया, जिसमें 1 केजी की कॉस्ट अराउंड 60 करोड़ थी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज को कितना फायदा होगा और उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि जो कंट्रीज इन चीजों का कंजप्शन करेगी ना, उसका पैसा दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाएगा। और इन कंट्रीज में भारत भी एक है जहां पर 10 करोड़ लोग ये इलीगल ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और खुद के साथ साथ देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
और मैं आप लोगों को एक फैक्ट ये भी बताना चाहूंगा कि जब अप्रैल 2022 में तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया था तो उन्होंने वहां पर ओपियम कल्टीवेशन में पूरी तरह से बैन लगा दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एंटी इस्लामिक एक्टिविटी है। लेकिन इस बैन के कुछ महीनों के अंदर ही उनकी पूरी इकोनॉमी शेक करने लगी। यूएन ऑफिस की ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया तब से ओपियम कल्टीवेशन में गिरावट के बजाय 32% इंक्रीज देखा गया, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। देखो, ओपियम प्रोड्यूस करके उन देशों की इकोनॉमी को तो बहुत फायदा है, लेकिन हमें इसका कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि हमारी यूथ और इकोनॉमी दोनों का ही नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए कुछ ना करके भी योगदान दे सकते हैं, और वो है नशा ना करना। अगर हम इंडियन यूथ को अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिकन यूथ ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन हमारी यूथ तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, जिस कारण हमारा देश प्रोग्रेसिव पाथ पर रुका हुआ है। अमेरिका का वर्ल्ड लेवल पर जो नाम बना है वो उसके लीडर से ना होकर उसके सिटीजन से बना है, क्योंकि वो अपने काम को अच्छे से करते हैं। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, मैं मानता हूँ जब गवर्नमेंट गलत कर रही है तब हम सभी विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सुबह शाम बस गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज किया जाता है। मेरा उन सभी लोगों से सवाल है, आप लोगों ने इस देश के लिए ना सही आपने अपने लिए क्या किया जिससे आप गर्व महसूस करते हैं? जिस दिन भारत का हर एक नागरिक इस सवाल का जवाब दे देगा ना, तो उस दिन भारत विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान अंकित करेगा।